हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं मानव में पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र का ये डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और इसमें हमने इसकी संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। ये आहार नाल है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसमें पाचन की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। तो भोजन के पाचन की जो क्रियाविधि है वो सबसे पहले मुख गुहा में होती है। मुख गुहा से पाचन आमाशय में आता है। आमाशय में भोजन का पाचन होता है। आमाशय के पश्चात भोजन चला जाता है ग्रहणी में। ग्रहणी में भोजन का पाचन हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इलियम में पाचन। इलियम में पाचन। सबसे पहली बात तो कि जो इलियम है ये छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है, क्योंकि प्रारंभिक भाग होता है ग्रहणी, मध्य भाग जेजुनम और अंतिम भाग छोटी आंत्र का इलियम। इलियम में अंतिम पाचन होता है, ध्यान रखेंगे, इससे आगे कोई पाचन होने वाला नहीं है। यानी भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? इलियम में होता है। ठीक है। और ये छोटी आंत्र की एक सबसे बड़ी, लंबी और कुंडलित नलिका होती है। और इलियम में जैसे ही भोजन पहुंचा, यानी भोजन जैसे ही इलियम में प्रवेश करता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इलियम की भित्ति से जैसे ही भोजन का प्रवेश हुआ, यानी कि भोजन का प्रवेश, अच्छा भोजन, अब इसको भोजन ना कहकर हम क्या कह रहे हैं? काइल कह रहे हैं, क्योंकि ग्रहणी के में भोजन के पाचन के पश्चात ये जो अर्ध तरल अवस्था में जो भोज्य पदार्थ पहुंच चुका है, इसको अपन काइल कह रहे हैं। तो ये काइल कहाँ गया? इलियम में। इलियम में भोजन का प्रवेश होने के बाद इलियम की भित्ति से, किसकी भित्ति से? इलियम की भित्ति से ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला एंटेरोकाइनिन और दूसरा डुओक्राइनिन। एंटेरोकाइनिन और डुओक्राइनिन, ये दोनों ही एंजाइम इलियम की भित्ति से आंत्रीय रस के स्त्रावण को प्रेरित करते हैं। आंतरिक रस के स्त्रावण को प्रेरित करते हैं। दोबारा देखेंगे कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होने वाला है? इलियम में होने वाला है। एक लंबी, अत्यधिक कुंडलित संरचना है और ये छोटी आंत्र का अंतिम भाग है। तो जैसे ही भोजन का स्वरूप जो काइल है वो आया कहाँ पर? इलियम में। इलियम की भित्ति से एंटेरोकाइनिन और डुओक्राइनिन नामक दो हार्मोन्स स्रावित हुए। ये हार्मोन्स आंतरीय रस के स्रावण को प्रेरित करेंगे। आंतरीय रस यानी कि मुख्य जो अब बात करेंगे अपन आंतरीय रस, तो आंतरीय जो रस है, यानी इन दोनों ने किसका स्रावण कर दिया? आंतरीय रस का। तो आंतरीय रस में जो एंजाइम होते हैं वो अपनी क्रिया कैसे संपन्न करते हैं उसको अपन यहाँ देखते हैं। बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भोजन पचित अवस्था में आया है उसमें जो मौजूद है, सबसे पहले उसमें जैसे माल्टोज है, ठीक है, उसके अंदर सुक्रोज है, उसके अंदर लैक्टोज शर्करा है, उसके अंदर प्रोटीओज प्लस पेप्टोन्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड भी बनेगा। आगे कैसे, अभी देखते हैं।
तो माल्टोज जो है इसको तोड़ने के लिए आंतरिक रस में कौन सा एंजाइम है? माल्टेज एंजाइम है, और ये माल्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, यानी कि जो माल्टोज है वो डाइसैकेराइड है, दो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना है, दोनों को अलग अलग तोड़ने का काम किसने कर दिया? माल्टेज एंजाइम ने। दूसरा एंजाइम जो आंतरिक रस में होता है वो होता है सुक्रेज। सुक्रेज जो सुक्रोज को तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन गया किससे? सुक्रेज एंजाइम से। ठीक है। लैक्टोज जो शर्करा है उसको तोड़ने के लिए यहाँ एंजाइम है लैक्टेज। कौन सा एंजाइम है? लैक्टेज। और ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये दो शर्कराएं बना देगा। ये मोनोसैकेराइड शर्कराएं हैं, ये डाइसैकेराइड है। प्रोटीओज प्लस पेप्टोन्स को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाएगा। अमीनो अम्ल में अपघटित विघटित करने के लिए एंजाइम है इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम ने अमीनो अम्लों में प्रोटीओज और पेप्टोन्स को तोड़ दिया। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन किया न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ने, और न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो बना, ये न्यूक्लियोटाइड जो बना इसको तोड़ा जाएगा न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा। ये एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियोटाइड को तोड़ दिया जाएगा न्यूक्लियोसाइड क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह, इसमें तोड़ दिया जाएगा किसके द्वारा? न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बना, इस न्यूक्लियोसाइड को तोड़ दिया जाएगा न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम के द्वारा। नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा में। ठीक है। यानी कुल मिलाकर सरल अणु बन गए हैं, जैसे ग्लूकोज बन गया, अमीनो अम्ल बन गए, इधर ये नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा बन गई। अभी और देख रहे हैं अपन, जो छोटे पॉलीपेप्टाइड्स बने थे, क्या बने थे? छोटे पॉलीपेप्टाइड। उन छोटे पॉलीपेप्टाइड को तोड़ दिया जाएगा किसमें? डाई पेप्टाइड प्लस अमीनो अम्ल में। कौन से एंजाइम के द्वारा? यहां पर जो एंजाइम काम आएगा वो आएगा पॉलीपेप्टिडेज। ठीक है, पॉलीपेप्टिडेज। अब ये जो डाई पेप्टाइड बने, डाई पेप्टाइड को तोड़ दिया जाएगा अमीनो अम्लों में। इसमें अमीनो अम्लों में एंजाइम आएगा डाई पेप्टिडेज। तो ये यहां पर डाई पेप्टाइड टूट गए। ठीक है। इसी तरह से जो भोजन के साथ पायसीकृत वसा है, पायसीकृत वसा जो है उसको एंजाइम अपघटित करेगा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम उसको अपघटित कर देगा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल।
तो इस तरह से इलियम में भोजन का अंतिम पाचन हो जाता है और हमारे पास जो लास्ट में बन जाता है, एक तो ग्लूकोज प्राप्त हो गया सरल अणु, अमीनो अम्ल प्राप्त हो गए, नाइट्रोजन क्षारक पेंटोस शर्करा प्राप्त हो गई और वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल जो कि सरल अणु होते हैं। यानी कि भोजन कैसा था, जटिल, और अब कैसा हो चुका है, सरल, अवशोषण योग्य सरल अणु बन चुके हैं और इसी तरह से इलियम में भोजन का अंतिम पाचन हो जाता है। दोबारा अपन इसको रिपीट कर सकते हैं कि जैसे ही भोजन का स्वरूप यानी काइल इलियम में आया, इलियम की भित्ति से दो हार्मोन स्रावित हुए, ड्यूओक्राइनिन और एंटेरोकाइनिन। इन्होंने आंतरिक रस के स्रावण के लिए इलियम की भित्ति को प्रेरित किया, आंतरिक रस स्रावित हुआ। बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसमें, जैसे माल्टेज एंजाइम ने माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दिया, सुक्रेज ने सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में अपघटित कर दिया, लैक्टोज को लैक्टेज ने ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ दिया, प्रोटियोज और पेप्टोन जो पीछे से आए थे वहां से अमाशय ग्रहणी से होते हुए, इरेप्सिन ने उसको अमीनो अम्ल में अपघटित कर दिया, न्यूक्लिक अम्ल भोजन के साथ जो आया उसको पॉलीपेप्टाइडेज ने न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया। न्यूक्लियोटाइड जो बना ये वाला, इसको न्यूक्लियोटाइडेज ने न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह में अपघटित कर दिया। अब जो न्यूक्लियोसाइड आया उसको न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा में तोड़ देता है। छोटे पॉलीपेप्टाइड जो है उनको पॉलीपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड प्लस अमीनो अम्ल में अपघटित कर देते हैं और डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टिडेज अमीनो अम्लों में विघटित कर देते हैं। पायसीकृत जो वसा है उसको लाइपेज वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो सरल अणु बन चुके हैं, भोजन का अंतिम पाचन हो चुका है। इस क्रिया में रफेज जो रेशे होते हैं भोजन के साथ वो सहायता करते हैं, इसलिए कहते हैं कि भोजन के साथ रेशेदार भोजन को ज़्यादा यूज में लें, यानी कि साग सब्जियां भाजी सलाद वगैरह ये रफेज का काम करते हैं और भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो भोजन का अंतिम पाचन कहाँ हो जाता है, इलियम में। अब पाचन की क्रियाविधि कंप्लीट हो चुकी है, इसको अच्छी तरह से समझ लें, ओपी में नोटबुक में लिख लें, उतार लें। और फिर एक बार कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बच्चों, मेहनत मेहनत और मेहनत इज इक्वल टू सक्सेस यानी सफलता। तो पढ़ते रहिए, अपनी क्लासेस को जारी रखिए, बी सेफ, स्टे होम।